हेलो एवरीवन। नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से आप सभी का सिलेक्शन वे पर स्वागत है। कल की क्लास में हम लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज से बनने वाले क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया था। आज की क्लास में अगले चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं और दैट इज कॉल्ड वैदिक पीरियड। मैंने आपको कल भी वैदिक पीरियड के बारे में बताया था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हुआ, मतलब जब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई, तो उसके बाद हमारा वैदिक पीरियड शुरू हुआ। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता तब खत्म हुई होगी जब सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी, क्योंकि जिस तरीके से हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के एविडेंसेस मिले हैं जमीन के नीचे, उससे यह क्लियर होता है कि कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के जितने भी शहर थे, चाहे हड़प्पा हो, मोहनजोदारो, रोपड़, चन्हूदरो, ये जितने भी थे, ये सब जलमग्न हो गए होंगे। मतलब कहने का ये कि ये सब डूब गए होंगे। और डूबे क्यों होंगे? जाहिर सी बात है, सिंधु नदी में बाढ़ आ गई होगी जिसकी वजह से ये डूब गए होंगे। अब इंडस वैली सिविलाइजेशन के खत्म हो जाने के बाद एक ऐसा दौर आता है, या आप बोल सकते हो इतिहास में कुछ ऐसे वर्ष आते हैं जहां पर वेदों की रचना करी गई। ठीक है, क्या लिखे गए? 4 वेद लिखे गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये जो टाइम पीरियड है जिसमें ये 4 वेद लिखे गए हैं, इसी टाइम पीरियड को हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है, वैदिक पीरियड को भी हमने 2 हिस्सों में विभाजित किया हुआ है। पहला हिस्सा जिसको बोलते हैं अर्ली वैदिक पीरियड, इसको हम मानते हैं 1500 से लेकर 1200 बिफोर क्राइस्ट तक का टाइम पीरियड। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये जो 300 वर्षों का टाइम पीरियड है, इसको हम लोग अर्ली वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम पीरियड है जिसमें वेदों में भी सबसे पुराना वेद ऋग्वेद लिखा गया है। कौन सा वेद लिखा गया है? ऋग्वेद अर्ली वैदिक पीरियड में लिखा गया है। जबकि दूसरी तरफ लेटर वैदिक पीरियड का टाइम पीरियड 1100 से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट तक हम लोग मानते हैं। मतलब ये जो 600 वर्षों का टाइम पीरियड है, इसमें हमारे बाकी के बच्चे 3 वेद लिखे गए हैं। कौन कौन से? एक तो सामवेद, दूसरा यजुर्वेद और तीसरा अथर्ववेद। अथर्ववेद। तो मेरे भाई इतनी बात सभी को क्लियर है, बहुत सिंपल सी, कि ये जो टाइम पीरियड है 1500 से लेकर 500 तक का टाइम पीरियड, ये जो 1000 वर्षों का टाइम पीरियड है करीब, इस टाइम पीरियड को हम लोग वैदिक पीरियड बोलते हैं। जिसमें से 1500 से 1200 बिफोर क्राइस्ट के बीच में इन 300 वर्षों में ऋग्वेद की रचना करी गई। जबकि इधर के जो 600 वर्ष हैं 1100 से लेकर 500 ईसा पूर्व के, इसमें बाकी के 3 वेदों की रचना करी गई, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटर वैदिक पीरियड बोलते हैं। इतनी बात सभी को क्लियर होनी चाहिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब वेदों की रचना किसके द्वारा करी गई है? तो प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिनका नाम था कृष्णदेवपयन। क्या नाम था? कृष्णदेवपयन। और इन्हीं को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इन्हीं के द्वारा रचना करी गई है वेदों की। साथ में इन्हीं के द्वारा महाभारत की भी रचना करी गई है, इन्हीं के द्वारा पुराणों की भी रचना करी गई है, और इन्होंने ही उपनिषद की भी रचना करी है। तो ध्यान रखिएगा, कृष्णदेवपयन प्राचीन काल में एक ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने चारों वेदों की रचना करी है, जिन्होंने महाभारत भी लिखी है, इन्होंने ही उपनिषद भी लिखे हैं, और साथ में पुराण भी इन्हीं के द्वारा लिखे गए हैं। इतनी बात सभी को क्लियर है भाई मेरे? आपको इतना पता लग गया कि 1500 से लेकर 500 बिफोर क्राइस्ट तक का जो टाइम पीरियड है, इसमें चारों वेदों की रचना करी गई। इसी को वैदिक पीरियड के नाम से जाना जाता है। अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड 2 हिस्सों में हमने इसको बांटा हुआ है। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की रचना करी गई, जबकि लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के 3 वेदों की रचना करी गई। और इन सभी वेदों की रचना किसके द्वारा करी गई? कृष्णदेवपयन ऋषि के द्वारा करी गई। इन्हीं को आप व्यास भी बोल सकते हो, इन्हीं को आप वेद व्यास भी बोल सकते हो। ये इतिहास में इन्हीं के दिए हुए नाम है। अब इसके बाद एक वर्ड आता है इंडो आर्यन माइग्रेशन। ठीक है, अभी हम लोग वेदों पर ही आएंगे, लेकिन बीच में इस वर्ड को समझ लेते हैं। इंडो आर्यन माइग्रेशन है क्या? यहां पर आपको 2 नाम दिखाई दे रहे हैं, एक नाम है इंडो और दूसरे है आर्यन।
और माइग्रेशन का मतलब है मिल जाना। ठीक है, दोनों माइग्रेट हो गए, आपस में मिल गए। अब ये कहानी शुरू कहां से होती है समझिएगा। जो हमारा भारत है, भारत में आपको क्या लगता है कि हम भारतीय आज की डेट में जितने लोग हैं, क्या ये सभी लोग पहले भी ऐसे ही रहा करते थे? नहीं। भारत में दो तरीके के लोग हुए। सबसे पहले दक्षिण भारत में जो पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया का मतलब जमीन का वो हिस्सा जो कि तीन तरफ से पानी से घिरा हो, मतलब दक्षिण भारत की बात हो रही है। यहां पर जो लोग थे इनको कहा गया द्रविड़। क्या कहा गया? द्रविड़ इनको कहा गया। और द्रविड़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंटेलिजेंट। द्रविड़ का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट। जबकि उत्तर भारत में आर्य आकर बसे। कौन आकर बसे? आर्य। और आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ। क्या मतलब होता है? श्रेष्ठ, या अंग्रेजी में आप इसी को बोल सकते हो सुपीरियर। अब ऐसा माना जाता है कि आर्यों ने अपने आप को, मतलब ये लोग आए और इनको आर्य कहा गया, या इन्होंने अपने आप को आर्य कहा, ये इस वजह से कहा गया क्योंकि ये गोरे लोग थे। मतलब कहने का इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर था। और क्योंकि इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर था, इस वजह से ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग होंगे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि ये रशिया की एक जनजाति होगी, और जबकि और कुछ लोगों का तर्क है कि ये नॉर्थ पोल में आर्कटिक रीजन से आए हुए लोग होंगे। लेकिन आर्यों की भाषा क्या थी? तो इनकी भाषा थी संस्कृत। इनकी भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। ठीक है, अब इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि हम भारतीय जो बोलते हैं कि संस्कृत भारत की ही देन है पूर्ण रूप से, उस पर एक सवाल खड़ा होता है कि अगर संस्कृत पूर्ण रूप से भारत की ही देन है, तो ये जो आर्य जनजाति बाहर से आकर भारत में, उत्तर भारत में रुकी, ये संस्कृत कैसे जानते थे? तो ये चीज ये हमें दर्शाती है कि संस्कृत केवल भारत में ही नहीं, वर्ल्ड में दूसरे और हिस्सों में भी बोली जाती होगी। स्पेशली सेंट्रल एशिया रीजन में तो जरूर बोली जाती होगी, जहां कहीं से ये लोग आकर भारत में बसे थे। ठीक है, आप इतिहास जब भी पढ़ते हो तो इतिहास आपको मदद करता है रूट्स ढूंढने में। आपको अगर किसी की भी रूट्स जानना है, आप उसके इतिहास में जाओ, आप उसकी रूट्स फाइंड आउट कर लोगे। सिंपली जब हम अपना इतिहास उठा के देखते हैं तो आज से हम उसे कनेक्ट कर पाते हैं। आज आप देखिए, उत्तर भारत में रहने वाले लोग जो हैं, ये आपको फेयर कॉम्प्लेक्शन के दिखाई देंगे। उसका कारण क्या है? यहां की जियोग्राफिकल कंडीशन। क्योंकि उत्तर भारत में ये जो मैदानी इलाका है, इसमें ठंड भी होती है, साथ में हिमालयन माउंटेन रेंजेस है, जिसकी वजह से कॉम्प्लेक्शन यहां पर फेयर होते हैं। जबकि दक्षिण भारत में आप देखोगे, जो हमारा दक्षिण भारत वाला हिस्सा है, ये इक्वेटर के बीच में पड़ता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? ठीक है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इन दोनों के बीच वाली स्ट्रिप पे पड़ता है, जिसकी वजह से ये भारत का वो हिस्सा है जहां पर धूप सबसे ज्यादा पड़ती है, और जिसकी वजह से लोगों का कॉम्प्लेक्शन यहां पर डार्क है। साथ में समुद्री किनारे भी हैं, जिसकी वजह से ह्यूमिड बहुत होती है। बट आप देखिए, आज भी भारत के जो बेस्ट ब्रेन्स आपको मिलेंगे वो ज्यादातर दक्षिण भारत से मिलेंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर के सिवान, डॉक्टर एस सोमनाथन, या फिर भारत के ज्यादातर जितने भी चेस ग्रैंड मास्टर हैं, वो सब आपको दक्षिण भारत से ही मिलेंगे। भारत के ज्यादातर साइंटिस्ट भी आपको दक्षिण भारत से मिलेंगे। ये तब भी इंटेलिजेंट थे, ये आज भी इंटेलिजेंट है। ये शो ऑफ से दूर रहने वाले लोग हैं। आज भी आप भारत में देखेंगे कि अगर आपको सच में भारतीय संस्कृति देखनी है तो आप दक्षिण भारत जाइए। उत्तर भारत में तो नाश पिट चुका है हर एक चीज का। उत्तर भारत में आप एक बार गुड़गांव आ जाइए, दिल्ली आ जाइए, आप यहां पे हालत देखिए, आपको इंडियन कल्चर मुश्किल से ही देखने को मिलेगा। यहां पर तो सबको वेस्टर्न कल्चर ही अडॉप्ट करना है। बट अगर आपको भारत में भारत को देखना है तो आपको दक्षिण भारत जाना होगा। आप दक्षिण भारत जाइए, वहां आपको भारतीय संस्कृति
आज भी दिखाई देगी। आज भी आपको महिलाओं के वही आभूषण दिखाई देंगे। आज भी आपको वहां के भव्य मंदिर जो कि उड़ीसी आर्किटेक्चर पर बने हुए हैं वो आपको आज भी दिखाई देंगे। सबसे प्राचीन कालीन मंदिर दक्षिण भारत में ही है। जबकि उत्तर भारत के लोग आपको थोड़े से शो ऑफ करने वाले दिखाई देंगे। गाड़ी, बंगला, म्यूजिक, हिप हॉप, ये सब बहुत ज्यादा मैटर करता है यहां पे इस जमीन में। तो मेरी बात आप समझे, जब ये आर्य जनजाति भारत में आई और उत्तर भारत वाले हिस्सों में ये बस गए और इनकी भाषा थी संस्कृत, तो आर्य और द्रविड़ मतलब जो इंडोई लोग आपस में मिले, इन्हीं को बोला जाता है इंडो आर्यन माइग्रेशन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो भारत में आर्यों से भी पहले जो भारतीय रह रहे थे वो थे द्रविड़ लोग। आर्य तो बाद में आए हुए हैं। क्लियर हो रही है मेरी बात सभी को? मेरी बात सभी को क्लियर है यहां तक? ठीक है। अब देखिए, ये जो आर्य उत्तर भारत में आकर जिस जमीन पर रुके, ये पूरी दिल्ली, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, इधर पाकिस्तान वाला पूरा रीजन भारत ही था। अफगानिस्तान तक फैला हुआ था पूरा भारत। इस पूरी जमीन में जहां पर आके रुके, ये जमीन 7 नदियों की लैंड कही जाती है। क्या कही जाती है? 7 नदियों की लैंड, क्योंकि यहां पर ये 7 नदियां बहती हैं, जिसकी वजह से भारत का एक नाम पड़ा सप्त सिंधु प्रदेश। क्या नाम पड़ा? सप्त सिंधु प्रदेश। आपको पता है दुनिया में इकलौता ऐसा हमारा देश है जिसके 16 से 17 नाम है। हमारे देश का नाम भारत है, हिंदुस्तान है, इंडिया है, सप्त सिंधु प्रदेश है। आर्यावर्त भी बोलते हैं हमारे देश को, क्योंकि आर्य आकर इस जमीन पर रुके, इस वजह से आर्यावर्त नाम पड़ा। पुराणों में जम्बू द्वीप भी कहा गया है। जम्बो द्वीप का मतलब, जम्बो का मतलब होता है विशालकाय। पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में सबसे बड़ा देश हुआ करता था। भारत अपने आप में एक सब कॉन्टिनेंट कहलाता था, इस वजह से इसका नाम जम्बूद्वीप रखा गया। पुराणों में जो हिंद महासागर है उसको रत्नाकर सागर कहा गया है। क्यों कहा गया है रत्नाकर सागर? क्योंकि यहीं पर समुद्र मंथन हुआ था, जिससे रत्न निकले थे, जिससे अमृत निकला था, जिससे विष निकला था। इस वजह से पुराणों में रत्नाकर सागर हिंद महासागर को कहा गया है। तो इतनी बात सभी को क्लियर है। उत्तर भारत में वो लैंड जहां पर आके आर्य रुके थे, वहां पर ये 7 नदियां बहती हैं, जिस वजह से भारत को क्या कहा जाता है? सप्त सिंधु प्रदेश। अब ये 7 नदियां कौन कौन सी हैं इनको समझ लीजिए। पहली तो सिंधु नदी है, जिसको इंडस बोलते हैं। आप इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ भी चुके हो। दूसरी विपाशा, ठीक है, जिसको आज की डेट में व्यास नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरी वितास्ता, जिसको आज की डेट में हम लोग झेलम बोलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। चौथी पुरुषनी, जिसको आज की डेट में हम लोग रावी बोलते हैं। ये सब इंडस की ट्रिब्यूटरी हैं। अशिकनी, जिसको बोलते थे, आज की डेट में इसको चिनाब बोलते हैं। ये सिंधु नदी की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है। और शतुद्री, जिसको आज की डेट में सतलज बोलते हैं, और सरस्वती। टोटल ये 7 नदियां हैं, जिनको मिलाकर सप्त सिंधु प्रदेश हमारे इस देश का नाम पड़ा, जहां पर आर्य आकर रुके थे। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी। सिंधु घाटी सभ्यता पहले ही खत्म हो गई और आर्य बाद में आए, लेकिन उसके बाद भी जो आर्य थे ये ज्यादा ग्रामीण जिंदगी जीते थे, ठीक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अर्बन लाइफ एंजॉय करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में आप ये बोल सकते हो कि वहां पर लग्जरी थोड़ी ज्यादा थी, जबकि वो पहले का दौर था। उसके बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता में लग्जरी ज्यादा थी, वहां की साइट्स काफी मॉडर्न थी। जबकि आर्य आकर जो उत्तर भारत में बसे, इन्होंने ग्रामीण जीवन और सीधा साधा जीवन अपना जिया हुआ है। नाउ इंडो आर्यन माइग्रेशन की कुछ और बातें समझते हैं, जैसे कि आर्यों की मूल मातृभूमि विभिन्न विशेषज्ञों के साथ बहस का विषय है। बहस हमेशा इस बात पर होती आई है कि आर्य कहां से आए हैं, वही जो मैंने आपको बताया। क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि सेंट्रल एशिया रीजन से आए हैं, कुछ का कहना आर्कटिक रीजन से, और कुछ का कहना था कि रशिया की एक जनजाति थी। जैसे कि मैक्स मुलर ने कहा है कि ये मध्य एशिया से आए थे,
ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा लोगों का यही मानना है कि ये लोग सेंट्रल एशिया से कहीं से आए होंगे, जबकि कुछ लोगों का कहना है कि रशियन स्टीपीज होगी। हमारे देश में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा तर्क दिया गया था कि हो सकता है आर्यन आर्कटिक रीजन से आए हों। तो आर्कटिक रीजन हो या फिर रशिया की एक जनजाति हो या फिर सेंट्रल एशिया हो, तीनों तर्क दिए जाते हैं लगातार। आज भी ये डिबेट का विषय है, लेकिन ध्यान रखिएगा जब भी एग्जाम में पूछा जाता है तो वहां पर आप सेंट्रल एशिया ही आंसर में लगाइएगा, क्योंकि मैक्सिमम टाइम सेंट्रल एशिया ही माना जाता है, या फिर आप बोल सकते हो सबसे ज्यादा लोग सेंट्रल एशिया ही मानते हैं। और जब भी एग्जाम में पूछता है तो वो मैक्स मुलर के आधार पर पूछता है। वैदिक युग की शुरुआत भारत गंगा के मैदानों में आर्यनों के कब्जे से हुई थी। इसी पूरे टाइमलाइन को वैदिक पीरियड कहा जाता है, क्योंकि जब आर्य भारत में आकर बसे थे उसी दौर में वेदों की रचना करी जा रही थी। वे संस्कृत एक इंडो यूरोपियन भाषा बोलते थे। तो संस्कृत जो है इसको केवल इंडो भाषा नहीं बोला गया है, इसको इंडो यूरोपियन भाषा बोला गया है। इसका मतलब यह है कि इस टाइम पर जो संस्कृत है वो भारत से लेकर यूरोपियन रीजन तक बोली जाती थी। आप नॉर्थ पोल की तरफ चले जाइए तो पूरे यूरोपियन रीजन में संस्कृत भाषा की लोग परख रखते थे, जानकारी रखते थे और बोलते थे। उन्होंने सिंधु घाटी के शहरी लोगों की तुलना में ग्रामीण और अर्ध खाना बदोश जीवन का नेतृत्व किया है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग काफी ऑर्गेनाइज्ड वे में रहते थे, अपनी बस्तियां बनाकर रहते थे, ड्रेनेज सिस्टम की काफी समझ थी, बहुत इंटेलिजेंट थे। लेकिन आर्य रूरल लाइफ हमेशा एंजॉय करते थे। इन्होंने शहरीकरण नहीं किया, अर्ध खाना बदोश जिंदगी। 2-3 साल रुके फिर कहीं और चले गए, अपने कुनबे के साथ कहीं और जाके डेरा जमा लिया। इस तरीके का जीवन ये जिया करते थे। क्लियर है इतनी बात सभी को? अब एक इंटरेस्टिंग बात, जब पूरे यूरोपियन रीजन में संस्कृत बोली जाती थी और भारत में भी बोली जाती थी, बस अंतर इतना है कि यूरोपियन रीजन्स के लोगों ने संस्कृत को प्रिजर्व करके नहीं रखा, उन्होंने दूसरी भाषाओं को एडॉप्ट किया, जबकि हमारे देश में संस्कृत को प्रिजर्व करके रखा गया। इस वजह से आज की डेट में कहीं ना कहीं वर्ल्ड में संस्कृत के ज्ञाता हम भारतीय ही कहलाते हैं। वर्ल्ड में धीमे धीमे करके संस्कृत ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी, लोगों ने संस्कृत बोलना बंद कर दिया, उसको एडॉप्ट करना बंद कर दिया। और भारत में ही कुछ ऐसे टेक्स्ट रह गए, कुछ ऐसी किताबें रह गई जिसकी वजह से संस्कृत हमेशा से जमी रही। और आज आप एक बार फिर से देखेंगे कि भारत में संस्कृत का बोलबाला फिर से बढ़ रहा है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो जाता कि संस्कृत सिर्फ भारत में थी। संस्कृत भारत के अलावा यूरोपियन रीजन में फैली हुई थी। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खैबर दर्रे के माध्यम से भारत में प्रवेश किया होगा। ऑब्वियस सी बात है, हिमालयन रेंज को तो पार करके नहीं आए होंगे, तो ऐसा माना जाता है कि ये हिंदू कुश की पहाड़ियों से खैबर पास से होते हुए भारत में एंटर किए होंगे और देन उत्तर भारत में आकर ये रुक गए होंगे अलग अलग जगहों पर। इतनी बात सभी को क्लियर है? ये जो पूरा इंसिडेंस है इसको बोलते हैं इंडो आर्यन माइग्रेशन। इस तरीके से आर्य आकर भारत में बसे। नाउ अभी आपने देखा कि वैदिक पीरियड को हमने 2 हिस्सों में विभाजित किया है, ठीक है? कौन कौन सा? एक अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरा लेटर वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में ऋग्वेद की रचना करी गई। लेटर वैदिक पीरियड में बाकी के 3 वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन तीनों की रचना करी गई, ठीक है? अब अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड दोनों को हम कंपेयर करके देखेंगे, ठीक है? इससे हमें पता लगेगा कि उस टाइम पर क्या चल रहा था इतिहास में, किस तरीके से लोगों का रहन सहन था, किस तरीके से लोगों ने चीजों को एडॉप्ट करना शुरू किया और कहां से सोशल बदलाव आने शुरू हुए, कहां से इन राजे महाराजाओं की उत्पत्ति होने लगी, ठीक है? अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड को कई एस्पेक्ट में हम लोग कंपेयर करेंगे, जैसे कि रूल का डिफरेंस क्या था, रिलीजन का डिफरेंस क्या था, इकोनॉमिक डिफरेंसेस क्या थे,
और सोशल डिफरेंसेस क्या थे। इन चारों एस्पेक्ट पर इसको हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले रूल डिफरेंस की बात करते हैं। जो हमारा अर्ली वैदिक पीरियड है, इसमें राजा को राजन कहा जाता था। ठीक है, और जो राजन हुआ करता था वो प्रजा से बहुत कनेक्टेड रहता था। वो प्रजा को अपना फैमिली ही मानता था, या आप बोल सकते हो प्रजा की बहुत देखभाल करने वाला हुआ करता था। और राजा को भी लोग अपना समझते थे। वो प्रजा के ऊपर अपने आदेश का पालन नहीं चलाता था, हमेशा प्रजा को अपनी फैमिली मान के रखते थे। इस काल में जो राजा हुआ करते थे जिनको राजन कहते थे। लेकिन बाद में धीमे धीमे करके लेटर वैदिक पीरियड में छोटे छोटे राज्य बनाने शुरू किए इन राजाओं ने, और तब ये राजन से राजा कहलाने लगे। और ये जो छोटे छोटे राज्य बने भारत में, उन्हीं को महाजनपद के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आज की डेट में हमारे देश में स्टेट नहीं है, यूपी हो गया, एमपी, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, नागालैंड। उसी तरीके से भारत में राजाओं ने अपने अपने किंगडम बनाने शुरू किए, उन्हीं को क्या बोला गया, महाजनपद बोला गया। और ऐसे 16 महाजनपद पूरे भारत में बने, जहां की बागडोर अलग अलग राजा संभालते थे। सोशल ग्रुपिंग की अगर बात करें तो अर्ली वैदिक पीरियड में परिवार को कुल कहा जाता था। इसके अलावा गांव को ग्राम कहा जाता था। विश और जन, ठीक है, विशु मतलब आपका जो फैमिली स्ट्रक्चर हुआ, और जन मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति। बोलते नहीं है कितने जने हो तुम लोग, या कितने जने वहां गए थे, तो बोला 5 जने गए थे। तो जन का मतलब एक पर्टिकुलर व्यक्ति से है, तो सबसे छोटी इकाई जन कहलाती थी। लेकिन यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में जो फैमिली है, या फिर गांव है, या विशु है, या जन है, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी। और लोगों ने अलग अलग सेरेमनीज को फॉलो करना स्टार्ट किया। लोगों क्या, राजाओं ने इसको फॉलो करना स्टार्ट किया। और अलग अलग रिचुअल्स कैसे परफॉर्म होने लगे, जैसे कि राजसूय हो गया, वाजपेय हो गया, अश्वमेध हो गया। इस तरीके की प्रथाओं ने यहां पर जगह ले ली। अब राजसूय का मतलब जानते हो क्या है? कोरोनेशन सेरेमनी। जब राजा गद्दी पर बैठता है तो बड़े ही भव्य तरीके से उसको सेलिब्रेट करना। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में इस तरीके की दिखावेबाजी नहीं हुआ करती थी, यहां पर होने लगी। राजसूय के अलावा वाजपेय एक ऐसी प्रथा थी जब कोई राजा और रानी अपनी गद्दी पर बैठते थे, मतलब नए राजा और रानी बने हैं, तो उसके बाद वो वाजपेय प्रथा को अपनाते थे। वाजपेय प्रथा यह होती थी कि वो अपने रथ में बैठ के पूरे राज्य के भ्रमण पे निकलते थे, उसकी यात्रा पर निकलते थे, जो कि कई दिनों की यात्रा होती थी। और उस पर रथ से वो जहां पर भी शाम हो जाती थी वहां पर रुक जाते थे। उस पूरे गांव में जश्न मनाया जाता था, लोग राजा रानी की आवभगत करते थे, इस तरीके की चीजें होती थी। वाजपेय एक ऐसी प्रथा थी जो कि नए राजा और रानी को अपनी प्रजा से मिलने में मदद करती थी। और तीसरी एक प्रथा जिसको अश्वमेध बोलते हैं, इसमें घोड़े की बलि दी जाती थी। इसमें एक बड़ा हवन होता था। बार बार रुक रही है क्लास, एक बार रिफ्रेश कर लीजिए। हाँ, रिफ्रेश कर लीजिए एक बार। तो अश्वमेध क्या है? अश्वमेध एक बड़ा हवन होता था और यज्ञ करने के बाद घोड़े की बलि दी जाती थी। अश्वमेध कई बार कोई राजा किसी युद्ध को जीत के आया है तो घोड़े की बलि देता था ईश्वर को खुश करने के लिए, या फिर युद्ध पर जा रहा है उससे पहले घोड़े की बलि दी जाती थी। हालांकि यह बलि देने वाला कंसेप्ट ना मुझे पहले कभी समझ आया है और ना आज भी समझ आता है। मतलब बलि देकर कैसे ईश्वर को खुश किया जा सकता है। और आज भी आप देखते हो कई जगहों पर बलि दी जाती है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो इस्लाम हो। मुझे समझ नहीं आता कि बलि देने का कंसेप्ट कैसा है। बस ये है कि हिंदू धर्म में काफी हद तक ये प्रथाएं कम हो गई हैं, लेकिन जब आप प्राचीन काल में देखेंगे तो सनातन में भी बहुत बलियां दी गई हैं। सनातन भी पीछे नहीं था बलि देने में। आज की डेट में काफी कमी आ गई है उसमें, बट आप इस्लाम में देखेंगे वहां पर भी बलि दी जा रही है। और बलि देने का कंसेप्ट क्या है? हम अपने किसी चहेते को मारकर ईश्वर को खुश करना चाह रहे हैं। इज इट करेक्ट? क्या सच में ऐसा है?
अगर ऐसा है तो इंसान खुद को क्यों नहीं मार देता है? या अगर ऐसा ही है तो इंसान अपने बच्चे की बलि क्यों नहीं दे देता है? इन जानवरों की बलि क्यों दी जा रही है? तो आप देखोगे कि जो अर्ली वैदिक पीरियड है, यहां पर लोग बहुत बेसिक थे। यहां पर उन्हें अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस थी, अपने गांव की इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, लोगों की इंपॉर्टेंस थी। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में आते आते इन रिचुअल्स ने जगह ले ली, जिसकी वजह से परिवार, गांव, इन सब की इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी। और हर राजा इन सभी सेरेमनीज को सेलिब्रेट करने में लग गया। हर राजा ज्यादा से ज्यादा वाजपेय, अश्वमेध और राजसूय करना चाह रहा है, दूसरे राजा को नीचा दिखाने के लिए, अपने अपने भगवान को खुश करने के लिए। नाउ अर्ली वैदिक पीरियड में जो ट्राइबल असेंबलीज थी, इनको सभा कहा जाता था और समिति कहा जाता था। मतलब जो जनजातियां थी वो जो आपस में रहती थी और जहां पर वो आपस में बातचीत करती थी, उनका राजन भी आकर बैठता था, उसको सभा या समिति बोलते थे। जनजातीय राज्य जैसे भरत, मत्स्य, यदु, पुरु, इस तरीके के राज्य हुआ करते थे जो कि आपस में लड़ते नहीं थे। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सभाओं और समितियों का महत्व खत्म हो गया और केवल राजे महाराजे जमीन को लेकर आपस में लड़ने लगे, युद्ध होने लगे। अर्ली वैदिक पीरियड में, ऋग वैदिक काल में, जन सबसे बड़ी सामाजिक इकाई थी। मतलब यह जो जन है ना, इसी को सबसे बड़ी सामाजिक इकाई माना गया है। या फिर आप बोलोगे नंबर ऑफ में तो सबसे छोटी इकाई भी है, लेकिन इसका महत्व सबसे बड़ा था। महत्व के बेसिस पर सबसे बड़ी इकाई थी और पर्टिकुलर देखें तो सबसे छोटी इकाई थी। ओवरऑल ऋग वैदिक काल में जन का महत्व था, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में राजाओं की शक्तियां बढ़ने लगी और अपनी स्थिति सुदृढ़ करने हेतु उन्होंने अनेक यज्ञ वगैरह करने शुरू किए, जिससे लोगों की इंपॉर्टेंस खत्म होने लगी, राजाओं की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। ये रूल में चेंज आया अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में। अब देखते हैं रिलीजन चेंजेस क्या है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो लोग हुआ करते थे, ये प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। प्राकृतिक शक्तियां मतलब जैसे कि पृथ्वी की पूजा कर रहे हैं, वायु की पूजा कर रहे हैं, अग्नि की पूजा कर रहे हैं, सॉइल, मिट्टी की पूजा कर रहे हैं, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, जिससे कि वो पृथ्वी को प्रोटेक्ट करके रखते थे। वो ये मानते थे कि ये नदियां हमारा पेट भर रही हैं, इस वजह से इन नदियों को साफ और स्वच्छ रखो। वो मानते थे कि ये पेड़ हमारे ईश्वर है, इन्हीं से हमारा पेट भरता है, इन्हीं में फल लगते हैं जो कि हम खाते हैं। तो वो पेड़ों को भी प्रिजर्व करके रखते थे। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में आप देखोगे, वीडियो बंद हो गया, वेट, am I audible now? ओके, चलिए। हाँ, तो जब हम रिलीजन डिफरेंस की बात करते हैं, तो जो अर्ली वैदिक पीरियड था, यहां पे लोग नेचर की पूजा करते थे। मतलब जैसे पृथ्वी, अग्नि, वायु, पेड़ों की पूजा कर रहे हैं, जिससे कि जो नेचर है वो प्रिजर्व रहता था। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने अपने अपने भगवानों को चुनना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि हम ब्रह्मा की पूजा करेंगे जो कि सृष्टि करता है, किसी ने कहा हम विष्णु की पूजा करेंगे, किसी ने इंद्र की पूजा करी। लेकिन जो हमारे बेसिक वर्शिप थी, उसका महत्व खत्म होने लगा। अर्ली वैदिक पीरियड में लोग जो हैं, ये ध्यान लगाना पसंद करते थे, मतलब मेडिटेशन की ओर ज्यादा ध्यान देते थे। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में लोगों ने अपने अपने भगवानों को खुश करना शुरू कर दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इनकी पूजा गलत है, मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूं कि उन्होंने अपने इष्ट को खुश करने के लिए अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू किया। मतलब अलग अलग तरीके से बलि देना शुरू किया, जिससे कि क्या है, पहले प्रकृति की इंपॉर्टेंस थी, पहले जानवरों की इंपॉर्टेंस ऋग वैदिक पीरियड में हुआ करती थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में जानवरों की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। लेटर वैदिक पीरियड में अर्थ की,
या हमारे नेचर की इंपॉर्टेंस नहीं रह गई। हर एक बस होड़ में लग गया अपने अपने ईश्वर को खुश करने के लिए। मेडिटेशन का मेन कंसेप्ट ही खत्म हो गया। लोगों ने उसका नया नाम दिया और वो क्या था? पूजा। पहले ध्यान केवल लगाया जाता था, अब पूजा पाठ किया जा रहा है। यहां पर कोई मंदिर या फिर मूर्ति पूजा का कंसेप्ट हमें नहीं मिलता है ऋग वैदिक पीरियड में। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें शिवलिंगम मिला हुआ है, आपको पता ही है, ठीक है? कितना? 5 सेंटीमीटर का, जो कि यह बताता है कि हां, इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोग मूर्ति पूजा करते थे। लेकिन हां, कोई बहुत ज्यादा रेलेवेंसी यहां पर नहीं मिलती है ऋग वैदिक पीरियड में मंदिरों की। जबकि यहां पर अब देखिए, प्रार्थना का महत्व तो घट गया है, लोगों ने ध्यान लगाना या मेडिटेशन करना बंद कर दिया है और धीमे धीमे अनुष्ठान और यज्ञ वगैरह होने लगे। ये जितने राजे महाराजे थे, ये सब अपने अपने ईश्वर को खुश करने में लग गए। अब यज्ञ अगर करा रहे हैं या अनुष्ठान करा रहे हैं, तो यज्ञ और अनुष्ठान कौन करेगा? जाहिर सी बात है, प्रीस्ट करेंगे, जिनको आज की डेट में आप पुजारी बोलते हैं। अब ये जो पुजारी वर्ग है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी। हर एक राजा महाराजा उसको बुला रहा है। किस लिए? कि आओ मेरे यहां इतना बड़ा अनुष्ठान करो। कोई कह रहा आओ मेरे यहां इतना बड़ा यज्ञ करो। और धीमे धीमे करके इसी चीज ने समाज में प्रीस्टली क्लास को क्या बना दिया? बहुत मजबूत और बहुत ज्यादा शक्तिशाली। इतना शक्तिशाली कि राजे महाराजे भी उसके आगे हाथ जोड़ते थे। और यहीं से धीमे धीमे जन्म हुआ किसका? समाज की सबसे बड़ी कुरीति का, एंड दैट इज कॉल्ड जाति सिस्टम या कास्ट सिस्टम, आप जिसे बोलते हो। क्योंकि जैसे जैसे प्रीस्टली क्लास पावरफुल होता गया इन रिचुअल्स को परफॉर्म करने के लिए, वैसे वैसे करके समाज में कास्टिज्म भी बढ़ता चला गया। हालांकि कास्टिज्म की कहानी ही अलग है। यह कहानी इस तरीके से शुरू ही नहीं हुई थी जैसे हमने आज इसको समाज की एक कुरीति बना दिया है। इसके पीछे का कंसेप्ट कुछ और ही है। मेरी आवाज क्लियर है ना? अब तो वीडियो क्लियर चल रहा है ना भाई? सर रीजनिंग की क्लास कल से लाइव नहीं आ रही है। कोई टेक्निकल इश्यू होगा बेटा, क्योंकि टेक्निकल इश्यू सर्वर से इस टाइम पे बीच बीच में आ रहा है, मैं भी देख रहा हूं। क्लियर है ना सभी को? ठीक है, हाँ जी। तो यहां से क्या हुआ? कास्टिज्म सिस्टम का की शुरुआत हुई, जातिवाद शुरू होने लगा। अब यह जातिवाद शुरू कहां से हुआ, इसको आप समझिए। हमारे वेद कितने हैं? 4 वेद हैं। पहला ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, एंड अथर्ववेद। ठीक है। अब जो ऋग्वेद है, इसमें कितने मंडल हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल। मंडल का मतलब है बेटा बुक से, ठीक है? 10 बुक आप बोल सकते हो, या आप ये बोल सकते हो कि 10 किताबों को मिलाकर ऋग्वेद बना हुआ है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? और ये जो 10 मंडल हैं, इन 10 मंडलों में टोटल 1028 हाइम्स हैं। 1028 हाइम्स हैं। हाइम्स का मतलब क्या है? हाइम्स का मतलब क्या है? कोई बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइम्स? एनी आइडिया? हाइम्स का मतलब होता है भजन। ठीक है। और ऋग्वेद में 10,600 वर्सेस हैं। वर्सेस का मतलब छंद। ठीक है भाई, क्लियर है इतनी बात? तो ऋग्वेद के अंदर क्या क्या है? 10 मंडल हैं, मतलब 10 किताबें हैं, या आप बोल सकते हो 10 किताबों की फॉर्म में बटा हुआ है।
1028 हाइम्स हैं, 10,600 वर्सेस है। जबकि सामवेद और यजुर्वेद जो है इनमें कोई मंडल नहीं है, ये मंडल में डिवाइडेड नहीं है, नो मंडल। और जो अथर्ववेद है ये आपकी 20 किताबों में बटा हुआ है, जिनको 20 कांड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 20 कांड, या फिर आप इसे 20 बुक्स भी बोल सकते हो, 20 बुक्स। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। जैसे कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, उनको 10 किताबों को मंडल कहा जा रहा है, वैसे ही अथर्ववेद में जो 20 बुक्स हैं, इनको क्या कहा जाता है? कांड कहा जाता है। ठीक है। और इन 20 बुक्स में कितने हाइम्स हैं, कितने भजन हैं? तो 730 भजन है, 730 हाइम्स हैं। क्लियर है इतनी बात सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है? अब ये जो यजुर्वेद है, यजुर्वेद की खास बात यह है कि ये 2 पक्षों में बांटा गया है। इसमें मंडल कोई नहीं है, लेकिन ये 2 पक्षों में बांटा गया है। एक जिसको बोलते हैं कृष्ण पक्ष, दूसरा जिसको बोलते हैं शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष। ठीक है। अब देखिए, हम लोग बात कर रहे थे कि कास्टिज्म कहां से निकल के आया। तो ऋग्वेद जो है इसमें 10 मंडल हैं, और 10 मंडल में से जो 10वां मंडल है, जो सबसे लास्ट है, 10th मंडल, 10th मंडल, इसमें पुरुष सूक्त है। क्या है? पुरुष सूक्त। और पुरुष सूक्त में वर्ण सिस्टम लिखा हुआ है, वर्ण सिस्टम के बारे में बताया गया है। क्लियर है इतनी बात सभी को? क्लियर है इतनी बात सभी को? और यह वर्ण सिस्टम क्या है? तो 10वें मंडल में, 10th मंडल में पुरुष सूक्त में बताया गया है, पुरुष सूक्त में बताया गया है किसके बारे में? वर्ण व्यवस्था के बारे में। वर्ण व्यवस्था। और यह वर्ण व्यवस्था क्या है? इसमें 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा वर्ण क्षत्रिय, तीसरा वर्ण वैश्य, और चौथा वर्ण शूद्र। क्लियर है इतनी बात सभी को? इतनी बात सभी को क्लियर है भाई मेरे? ठीक है। वर्ण व्यवस्था कहां लिखी हुई है? ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के अंदर वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अब देखिए, ऋग्वेद किस तरीके से इन वर्णों के बारे में उल्लेख करता है। ऋग्वेद यह कहता है कि ब्राह्मण का मतलब क्या है? टीचर। ब्राह्मण का मतलब यह है जो ज्ञानी है, जो दूसरों को ज्ञान बांट रहा है, जिससे लोग ज्ञान ले रहे हैं। ही और शी कैन बी अ ब्राह्मण। मेरी बात समझ आई? यहां पर ब्राह्मण का मतलब क्या है? जो ज्ञान देने वाला हो, जो ज्ञान देता है, जिसे आप टीचर बोल सकते हो, उसे क्या बोला गया? ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था बोलती है कि क्षत्रिय कौन है समाज में? जो पूरे समाज को प्रोटेक्ट करके रखता है, जो समाज को सुरक्षा देने वाला हो। ठीक है। या आप बोल सकते हो वॉरियर। एक क्षत्रिय का धर्म क्या है? तलवार उठाना। एक क्षत्रिय का धर्म यही है, वो तलवार उठाए और अपनी सोसाइटी को प्रोटेक्ट करके रखे।
अपने देश को, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करके रखे, अपने लोगों को प्रोटेक्ट करके रखे। तीसरा है वैश्य। वर्ण व्यवस्था बोलती है कि वैश्य कौन है? वैश्य कौन है? जो कि समाज में लेन देन का काम करेंगे और अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो अर्थव्यवस्था के जिम्मेदार, अर्थव्यवस्था के जिम्मेदार जो हैं, ठीक है। और सबसे लास्ट में शूद्र। इनका काम क्या है? समाज में वो व्यक्ति शूद्र होगा जो कि सेवा करेगा, जो कि दूसरों की सेवा करेंगे, सेवा करने वाले। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? मैं समझता हूं कि यहां पर जो वर्ण व्यवस्था में लिखा हुआ है, वर्ण व्यवस्था में ऐसा कुछ भी गलत नहीं लिखा है, लेकिन फिर आज ये वर्ण व्यवस्था इतनी कुरीति से भरी हुई कैसे हो गई? आज इसका इतना गलत मतलब कैसे निकाल दिया गया? उसका कारण यह है कि जब धीमे धीमे करके लोगों ने अपने अलग अलग वर्शिप्स करनी शुरू करी, अपने अलग अलग ईश्वर को खुश करना शुरू किया, बलि देना शुरू किया, अलग अलग रिचुअल्स को फॉलो करना शुरू किया, तो ये रिचुअल्स किसको आते थे? जिन्होंने किताबें पढ़ी थी, जिन्हें ये मंत्र आते थे, जिन्हें ये छंद आते थे, जिन्हें मंडलों का ज्ञान था। और वही क्लास क्या कहलाया? प्रीस्टली क्लास, पुजारी वर्ग कहलाया। और पुजारी वर्ग की जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई, वैसे वैसे ये क्या हो गया? पावरफुल हो गया। और धीमे धीमे करके समाज में कब ये कुरीति बन गई कि लोगों को पता ही नहीं लगा कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होने लगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र होने लगा। जबकि वर्ण व्यवस्था यह कहती है कि जो वर्ण व्यवस्था है ये जन्म के बेसिस पर नहीं होती है। ये किस आधार पर होती है? ये कर्म के आधार पर होती है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मैं मेरी फैमिली की बात करूं तो मेरे पिताजी व्यापारी हैं। आप एक सेकंड के लिए भूल जाइए मेरे नाम के आगे अवस्थी लगा हुआ है, आप ये भूल जाइए। मेरे पिताजी व्यापारी हैं, तो वर्ण व्यवस्था के हिसाब से वो क्या हुए? वो हुए वैश्य। भले ही कुछ भी सरनेम हो, वो वैश्य है वर्ण व्यवस्था के हिसाब से। मैं आपको पढ़ा रहा हूं या मैं ज्ञान बांट रहा हूं, कर्म के आधार से वर्ण व्यवस्था में मैं क्या हूं? ब्राह्मण हूं। मेरा भाई डिफेंस में है, तो मेरा भाई कर्म के आधार पर क्या हुआ? मेरा ब्लड ब्रदर है, बट वो कर्म के आधार पर क्या हुआ? क्षत्रिय हुआ। क्लियर है बात? मेरी बात क्लियर है? या मान लीजिए मैं अभी किसी पब्लिक पोस्ट पर होता, सरकारी नौकरी पर होता, पब्लिक पोस्ट में, जहां पर मेरी पब्लिक डीलिंग होती, तो मैं क्या होता? मैं कर्म के आधार पर शूद्र होता। लेकिन समाज में क्या हुआ? जो प्रीस्टली क्लास था उन्होंने कहा कि मेरा बेटा भी ब्राह्मण होगा। जो क्षत्रिय है उसने कहा मेरा बेटा भी क्षत्रिय ही होगा, भले ही तलवार चलानी ना आती हो, भले ही हड्डियों में पानी भरा हो, लेकिन क्षत्रिय का बेटा भी क्षत्रिय ही कहलाया। वैश्य ने कहा कि मेरा बेटा भी वैश्य होगा, भले ही उसे ज्ञान ना हो अर्थव्यवस्था का, उसके बेटे को, लेकिन उसको विरासत में वो नाम मिल रहा है। और सारा बोझ आ गया किसके ऊपर? शूद्र समाज के ऊपर। इनको काम दे दिया गया सेवा का, क्या आप सिर्फ सेवा करिए। जबकि वर्ण व्यवस्था यह बोलती है कि कोई भी ब्राह्मण हो सकता है, कोई भी वैश्य, कोई भी शूद्र हो सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, आप जिस यूपीएससी का सपना देख रहे हो, उस यूपीएससी की नौकरी जब आप कर रहे होगे तो आप कर्म के आधार पर शूद्र होगे, देन व्हाट्स रॉन्ग? इसमें गलत क्या है? क्लियर हो रही है बात? तो वर्ण व्यवस्था जो है वो कर्म के आधार पर रखी गई थी, लेकिन हमने समाज में क्या किया? खुद को बेहतर बनाने के लिए एक होड़ सी लगी, क्षत्रियों के बेटे क्षत्रिय होने लगे, शूद्र के बेटे शूद्र होने लगे।
तो आज की डेट में ये इतनी बड़ी कुरीति बनके जो हमारे सामने खड़ी हुई है, ये कहां की देन है? ये कहानी दरअसल यहां से शुरू हुई। नाउ रिलीजन डिफरेंस के बाद इकोनॉमिक डिफरेंसेस। अर्ली वैदिक पीरियड में जो इनकम का सोर्स हुआ करता था लोगों का, ये घोड़े के रथ, कृषि, नदी परिवहन, पशुपालन, ये सब हुआ करता था। ऋग वैदिक पीरियड में लोगों के पास घोड़े होते थे, वो राजा के लिए रथ वगैरह चलाते थे, उससे उनको आमदनी होती थी। जो नाव चलाने वाले होते थे वो नदी पार करवा देते थे, उससे उनकी आमदनी होती थी। या फिर कृषि लोग करते थे, उससे आमदनी हो जाती थी। बड़ी ही नेचुरल सी थिंग हुआ करती थी यहां पर। या फिर पशुपालन करते थे। जबकि यहां पर क्या हुआ लेटर वैदिक पीरियड में? कृषि, धातु कार्य, मिट्टी के बर्तन एंड कारपेंटरी। क्योंकि जितने राजे महाराजे हैं उनको लग्जरी चाहिए, तो फर्नीचर बनने लगे, कारपेंटरी होने लगी, साथ में धातु कार्य होने लगा। राजाओं को अपनी तलवारों में भी मेटल चाहिए, अपने मुकुट में मेटल चाहिए, आसपास के और भी जो दिखावटी सामान है उनके ऊपर भी मेटल चाहिए। इस वजह से धातुओं का कार्य बढ़ गया। अर्ली वैदिक पीरियड में बार्टर सिस्टम चला करता था। यहां पर कोई करेंसी वगैरह तो थी नहीं, तो इसी वजह से इतनी मारामारी नहीं थी। बार्टर सिस्टम इन द सेंस कि एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु। मैंने कहा इस पेन की जरूरत मुझे नहीं है, ये पेन ले लो, और इस पेन के बदले में कोई मुझे मोबाइल दे दो। तो मार्केट में जो होगा, जिसको इस पेन की जरूरत होगी, उसने पेन ले लिया, मुझे मोबाइल दे दिया। दैट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। आज मुझे शर्ट की जरूरत नहीं है, मैंने कहा भाई ये मेरी शर्ट ले लो कोई, इसके बदले में 2 किलो अनाज दे दो मुझे। किसी ने दे दिया, हम दोनों के बीच में लेन देन हो गया। मैंने उसको शर्ट दे दी, उसने मुझे अनाज दे दिया। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में राजाओं ने धीमे धीमे अपने सिक्के छापने शुरू किए। ये सिक्के सोने, चांदी, तांबे के हुए, और जिसकी वजह से एक धातु को समेटने की होड़ लगने लगी। किस राजा के पास कितने ज्यादा सिक्के हैं। बाजार में सिक्कों के लिए मारामारी होने लगी। यहीं से चोरियों का प्रावधान बढ़ा, यहीं से डकैतियों का प्रावधान बढ़ने लगा। और लोग जो अभी तक निश्चल हुआ करते थे, अब छल करने वाले और प्रपंची हो गए। कहां से? क्योंकि सिक्के लॉन्च किए गए। और आज भी आप देखिए, हम सिक्कों के पीछे ही भाग रहे हैं। नोट कह लीजिए, भाग तो एक उसी करेंसी के लिए रहे हैं ना। जबकि बार्टर सिस्टम में कंपैरेटिवली इसी वजह से एक दूसरे को नीचा नहीं दिखाते थे, क्योंकि करेंसी ही नहीं है। अर्ली वैदिक पीरियड में जो है, क्योंकि ऋग्वेद की रचना करी गई है, इसी को ऋग वैदिक पीरियड भी बोलते हैं। सबसे पुराना टाइम पीरियड यही है वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड में आपको पता ही है, बाकी के 3 वेदों की रचना करी गई है। अब लास्ट में आ जाते हैं सोशल चेंजेस क्या थे या सोशल डिफरेंसेस क्या थे अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड में। जो अर्ली वैदिक पीरियड है, वहां पर जानवरों की बड़ी इंपॉर्टेंस थी। लोग जानवरों को अपना समझते थे, पशुपालन करते थे। कोई बलि देने का प्रोविजन नहीं था। इस वजह से जानवरों से उन्हें स्नेह था। जैसे कि गाय, घोड़ा, भेड़, हाथी, इन सब का अपना महत्व था। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में इनका कोई महत्व नहीं रह गया। लोगों ने सिर्फ अपने व्यवसाय के बारे में सोचना शुरू किया और जानवरों की इंपॉर्टेंस घटती चली गई। जानवर जो थे वो सब्जियों की तरह कटने लगे, क्योंकि सबको बलि देनी है, सबको अपने भगवान को खुश करना है। महिलाओं का सम्मान किया जाता था अर्ली वैदिक पीरियड में। जो सभा और समितियां होती थी, वहां पर महिलाओं को भाग लेने की अनुमति होती थी। जबकि लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं को सभा और सम्मेलनों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी गई। राजे महाराजाओं के पास भव्यता और विलासता तो थी ही, लेकिन उन्होंने महिलाओं को एक किनारे समेट दिया। उन्होंने कहा कि महिला सिर्फ हमारे कुल को बढ़ाएंगी, मतलब बच्चे पैदा करने के काम आएंगी, या फिर किचन तक ही सीमित रहेंगी। आप देख रहे हो, भव्यता समाज में बढ़ी, राजाओं के पास पावर आई, लेकिन महिलाओं की स्थिति बुरी होती जा रही है। जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में महिलाओं को इंपॉर्टेंस मिल रही थी, जानवरों को इंपॉर्टेंस मिल रही थी। यहां पर लेटर वैदिक पीरियड में सब खत्म होने लगा। अर्ली वैदिक पीरियड में समाज में भेदभाव थे, लेकिन बहुत कठोर नहीं थे। भेदभाव का इन द सेंस कि एक व्यक्ति राजन तो होगा ही, मतलब राजा तो होगा ही,
तो सब लोग राजन की बात मानेंगे, लेकिन राजन भी लोगों को अपना समझते थे। तो ये भेदभाव तो है, लेकिन कठोर भेदभाव नहीं है। राजन कभी लोगों के बारे में गलत नहीं सोचता था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यहां पर आप देखिए वर्ण सिस्टम ने जगह ली, जिसकी वजह से सब एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे। राजे महाराजे सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचने लगे, और समाज वैसा नहीं रह गया। अर्ली वैदिक पीरियड में एक और खास बात थी, यहां पर चाइल्ड मैरिजेस का प्रोविजन नहीं था, बाल विवाह नहीं किया जाता था। लेकिन लैटर वैदिक पीरियड में बाल विवाह बहुत तेजी से बढ़ने लगा, छोटी छोटी बच्चियों का विवाह होने लगा। उसका कारण क्या था? राजे महाराजाओं के पास पैसा आया, पैसे के साथ साथ उन्हें विलासता चाहिए थी, और विलासता के लिए वो क्या करने लगे, अगर उन्हें कोई छोटी बच्ची पसंद आ रही है, उन्हें खूबसूरत लग रही है, वो गरीब घर की है, तो जाके उसके घर वालों को पैसे दे दिए, इतने सिक्के दे दिए सोने के कि वो खुद ही बोले कि जाओ मेरी बेटी को ले जाओ, ब्याह दिया। और नाम क्या दे दिया? शादी का। समाज में अपने आप को बचाने के लिए, अपना चेहरा ढकने के लिए उसे शादी का, विवाह का नाम दे दिया गया, और एक छोटी बच्ची की शादी एक बूढ़े राजा से करा दी गई। तो इस तरीके की कुरीतियां, बाल विवाह जैसी कुरीतियां लेटर वैदिक पीरियड से चालू हो गई, जबकि अर्ली वैदिक पीरियड में ये सारी चीजें नहीं थी। इतनी बात सभी को क्लियर है? सर एनसीईआरटी में इंडस रिवर की लेंथ भी 2900 दी गई है। भाई इंडस रिवर की लेंथ जो है वो 3180 है, ठीक है। 100 कम ज्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एनसीईआरटी में भी बहुत गलतियां हैं, लेकिन हाँ आपसे इस तरीके से रिवर की लेंथ नहीं पूछी जाती है, तो आप टेंशन फ्री रहिए। बिल्कुल एक हल्का फुल्का अनुमान आपको होना चाहिए। जैसे गंगा की लेंथ 2525 किलोमीटर है, आप 2500 भी ध्यान रखेंगे तो कोई आफत नहीं आ जाएगी, क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली पूछ नहीं रहा है। हाँ पूछता क्या है, हिमालय की लंबाई पूछ देता है, ठीक है, और नदियों की लंबाई जल्दी पूछता नहीं है। एक हल्का फुल्का आइडिया रखिए, जैसे कि ब्रह्मपुत्र की 2900 किलोमीटर लंबाई है, क्लियर है। कावेरी की 800 किलोमीटर लंबी नदी है वो। तो भाई सभी को समझ आया वैदिक पीरियड क्या है, वेदों की रचना किसने करी है, इंडो आर्यन माइग्रेशन आज आपको समझ आया। आज आपको यह समझ आया कि कौन से वेद के अंदर कितने मंडल हैं, ठीक है, कितने हाइम्स हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष कहां पर है, यजुर्वेद में है। और साथ में हमने डिफरेंसेस देखे अर्ली वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड के। अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, कल की क्लास में ये चैप्टर खत्म होगा, क्योंकि अभी इसमें काफी चीजें बाकी हैं। अभी हम एक एक वेद के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि कौन से वेद से हमें क्या क्या मिलता है। इसके बाद महाजनपदों को समझेंगे, और साथ में इस टाइम पीरियड में कौन सी और पोस्ट हुआ करती थी, वहां से क्वेश्चन बनता है। जैसे राजा को क्या कहा जाता था, बड़ी रानी को क्या कहते थे, कारपेंटर को क्या कहते थे, सेनापति को सेनानी बोलते थे। इस तरीके से अभी कई चीजें हैं जो कि हम लोग क्लियर करेंगे इसमें कल की क्लास में। आज की बात यहीं तक रहेगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत। सर ऑफलाइन सेंटर कहां पर है सिलेक्शन वे का? ऑफलाइन सेंटर है ही नहीं, ऑनलाइन ही चलती है सिलेक्शन वे में क्लास। नहीं, कल क्लास नहीं है, मंडे को होगी। बेटा टॉपिक तो हो जाने दो, तब तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अभी टॉपिक कहां हुआ है? मिल जाएगा, मिल जाएगा पीडीएफ, टेंशन फ्री रहो आप। मैं अभी पीडीएफ के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। चलिए, सी यू, बाय।